Assalamualaikum everyone, welcome back to my another video and welcome back to my channel। तो जैसे कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इसकी फर्स्ट टेक्निक सैंपल को कलेक्ट करने की। तो ये वीडियो जो है उसका पार्ट 2 है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 जाके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है पार्ट 2 देखिएगा, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगी वीडियो। तो बगैर किसी देरी के जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जो है वो हम चलते हैं कि इससे पहले हम ये समझेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, इसको नॉन प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं हम इस सैम्पल टेक्निक। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द सैम्पलिंग टेक्निक इन विच ऑल द सब्जेक्ट्स डोंट हैव इक्वल चांस फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो इस टेक्निक के अंदर ये होता है कि तमाम जितने भी एलिमेंट्स या हम सब्जेक्ट्स कह लें उनको, तो उन सबके जो है वो इक्वल चांस नहीं होते सिलेक्ट होने के। ठीक है, वो किस तरह से नहीं होते, जब हम इसके सेवरल मेथड्स पढ़ेंगे। जो जैसे जो है पहले वीडियो के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के 4 तरीके पढ़े थे, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर। ठीक है, इसी तरह इसके भी जो है वो 4 मेथड हैं। जब आप वो 4 मेथड्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसके अंदर भी जो है हर सब्जेक्ट की जो है वो इक्वल चांस नहीं होता फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज सैंपल। ठीक है, सो देखते हैं कौन कौन से हैं वो 4 मेथड्स। There are several methods. First is convenience sampling. Second is judgmental or purposive sampling. The third one is quota sampling and the fourth one is snowball sampling. तो वन बाय वन जो है हम हर चीज को जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो चारों मेथड्स हैं ये बहुत ज्यादा इजी हैं। ये आपको बगैर किसी एग्जाम्पल के समझ आ सकते हैं, इतने इजी है। और इनके जो है वो नाम के अंदर ही जो है ना इनके मायने छुपे हुए हैं कि इस सैम्पलिंग को हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। Convenience sampling. In convenience sampling, data are collected from there in the population that is convenient for the researchers. अच्छा है, इस सैम्पलिंग के अंदर जो है वो रिसर्चर ये देखता है कि कौन सा एरिया जो है कन्वीनियंट है उसके लिए, ना ज्यादा एक्सपेंसिव हो और ना ज्यादा टाइम टेकिंग हो। तो ऐसे एरिया से जो है वो सैम्पल कलेक्ट करता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फॉर सपोज हम अगर पाकिस्तान के एग्जाम्पल लें तो हमें जो है वो एक डेटा कलेक्ट करना है जो कि हमने लेना है कराची में से। ठीक है, कराची के हर जो भी जो है वो क्वार्टर वगैरह हर हाउस से जो हमने डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, अब किसी चीज के बारे में हमने डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम वहां पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग लगाएंगे। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग किस तरह से काम करेगी कि जहां पे वो सर्वे का हेडक्वार्टर होगा या जहां पे जो है हमारे रिसर्चर होंगे, वो ये देखेंगे कि उनके लिए कौन सा जो है वो एरिया कन्वीनियंट है। अब कराची जो है वो बहुत बड़ा है, अगर हम कराची के हर लोगों से जो है वो हर गली में जाके जो है वो सर्वे लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो वक्त भी लगेगा और जो है ये एक्सपेंसिव भी बहुत होगा। तो रिसर्चर्स क्या करेंगे, वो ये देखेंगे जिस एरिया में जो है उनके लिए कन्वीनियंट होगा, जिस एरिया में उनको आसानी होगी डेटा कलेक्ट करने में, तो वो वहां से जो है वो डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनके नामों में छुपा होता है कि इस तरह की सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज मीन कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जो जहां से जो जगह हमारे लिए कन्वीनियंट है हम वहां से जो है वो सैंपल कलेक्ट कर लें। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं जो कि है जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। अब ये सैम्पलिंग क्या होती है? द रिसर्चर कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम देम हुज आर गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अच्छा, इस सैम्पलिंग के अंदर ये होता है कि जो हमारे रिसर्चर होते हैं ना, वो ये पता लगाते हैं कि किसको जो है फॉर सपोज उनको जो है किसी बारे में जो है वो सर्वे करना है, किसी चीज का जो है वो डेटा कलेक्ट करना है। तो अगर वो ये वाली सैम्पलिंग अप्लाई करेंगे तो वो ये देखेंगे कि इस चीज की जिसके बारे में उनको डेटा कलेक्ट करना है, इस चीज की ज्यादा नॉलेज किसको है, किस बंदे को, तो उसके पास जो है वो जाके डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। फॉर सपोज हमारे रिसर्चर को जो है वो एजुकेशनल सिस्टम पे पाकिस्तान के रिसर्च करनी है और डेटा कलेक्ट करना है और सर्वे जो है वो कंडक्ट करना है। तो वो क्या करेगा, अब एजुकेशनल सिस्टम के बारे में जो है हमने डेटा कलेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे स्कूल कॉलेजेस में या ऐसे पर्सन के पास जाएंगे जो आपको पता है कि बहुत वेल नोन है और उनको जो है एजुकेशन के बारे में काफी नॉलेज होगी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो है वो गांव देहात में जाके जो है एजुकेशन के बारे में उनसे डेटा कलेक्ट करें, ऐसा तो नहीं है ना। हम यहाँ पे जजमेंटल सैम्पलिंग जो है वो टेक्निक अप्लाई करेंगे।
तो जो हमें पता होगा, जो वेल नोन है, जिसको जो है इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी उसको पता है हर चीज के बारे में, तो हम उसके पास जाके जो है वो डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम कहते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। तो एज यू नो, जैसे नाम के अंदर लिखा हुआ है जजमेंटल सैम्पलिंग, तो इसके अंदर हम जज करके बंदे को जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं उससे। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो, आई होप, मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको समझ आ जाए तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं आए फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में समझाने की कोशिश करूंगी अगर कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, वैसे तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको हर चीज जो है मैं वो अच्छी तरह से समझाऊं, कोई क्यूरीज वगैरह बाकी ना रहे। अब हम थर्ड टाइप पे चलते हैं, जो कि है कोटा सैम्पलिंग। The researchers set a target and divide population into groups in the basis of some characteristic, then collect data from the subject. तो इसमें क्या करते हैं, जब भी रिसर्चर को कोई भी डेटा कलेक्ट करना होता है तो पहले से जो है वो टारगेट बना लेता है कि हमने ग्रुप्स बना लेता है पॉपुलेशन का। ठीक है, और ये देख लेते हैं कि हम यहाँ से जो है इतने परसेंट डेटा करेंगे, या इतने सैंपल हमने यहाँ से कलेक्ट करने हैं, इतने सैंपल हमने यहाँ से कलेक्ट करने हैं। तो इस तरह से जो है ना रिसर्चर पहले ही टारगेट को सेट कर लेता है, उसके बाद जो है फिर सर्वे जो है वो स्टार्ट करते हैं। फॉर सपोज अगर हम ले लें हॉस्पिटल के सर्विस का एग्जाम्पल ले लें कि हमने उनके मुताबिक कोई डेटा कलेक्ट करना है, उनसे रिलेटेड कुछ डेटा कलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हम सबसे पहले जो है वो हॉस्पिटल का टारगेट सेट कर देंगे कि इस हॉस्पिटल से हमने इतने सैंपल कलेक्ट करने, दूसरे वाले हॉस्पिटल से हमने इतने सैंपल कलेक्ट करने। यानी पहले से ही जो है ना हम कोटा डिसाइड कर लेंगे, या हम इन सम सेंस बोलेंगे कि हम टारगेट जो है वो पहले से ही सेट कर लेंगे कि हमने यहाँ से इतना डेटा कलेक्ट करना है, यहाँ से इतना डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर फर्दर हम कर सकते हैं कि हम मेल से इतना डेटा कलेक्ट करेंगे, हम फीमेल से इतना डेटा कलेक्ट करेंगे। या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे हमें पता हो कि फीमेल को जो है वो ज्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में, तो हम ये करेंगे कि मेल से भी डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ऐसा करेंगे कम परसेंट जो है मेल के ले लेंगे, ज्यादा जो है हम फीमेल से डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम टारगेट अगर पहले बना लें तो हम वो जो है उस तरह की सैम्पलिंग को हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, a company wants to do a survey about a new soft drink. Therefore, they set a target. Then they collect data from 40% of age 18 to 30, 40% of age 31 to 50, 20% of age over 50. तो इसमें क्या है, इसमें जो है डेटा कलेक्ट करना है कंपनी को अबाउट अ सॉफ्ट ड्रिंक, और उन्होंने पहले से ही जो है वो टारगेट डिसाइड कर लिया है कि 40% उन्होंने ऐसे लेने हैं जिनकी एज 18 से 30 के दरमियान में होगी, 40% से डेटा कलेक्ट करना है जिनकी एज जो है वो 31 से 50 के दरमियान में होगी, 20% ऐसे लोगों से डेटा कलेक्ट करने हैं जिनकी जो एज है वो ओवर 50 होगी। तो इस तरह से जो है वो 100 सैंपल जो है हमको कलेक्ट करने। तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। इसमें भी नाम देख लें आप, कोटा सैम्पलिंग। कोटा का मतलब टारगेट होता है कि हम पहले कोटा डिसाइड कर लें, उसके बाद जो है हम सैम्पलिंग करें। तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर टाइप विच इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग. Snowball sampling is a technique where initial participants refer other potential participants who then refer more people and so on. तो स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने जब सैंपल कलेक्ट करना होता है तो हम फॉर सपोज एक पहले जो है पर्सन के पास जाते हैं, तो उससे जो है वो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब उससे जो है हम अगले पर्सन का जिससे हमने डेटा कलेक्ट करना है उसको हम रेफरेंस लेते हैं कि भाई आप बताएं कि हम अगला डेटा जो है वो किससे कलेक्ट करें, या किसको जो है वो अच्छी नॉलेज है इसके बारे में। सैम्पलिंग को हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब ये जो है डेफिनेशन थोड़ी सी जो है टिपिकल है, तो एक दूसरी डेफिनेशन मैंने और करके लिखी है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, उससे जो है वो शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। Snowball sampling is a method where you start with one person and take reference from sorry यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आएगा from first person about the second person and repeat this process till your last sample. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम पर्सन टू पर्सन जाते हैं, उनसे रेफरेंस लेते हैं और इस तरह से जो है वो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते हैं जब तक हम जो है हमें जितने सैंपल चाहिए हम उतने जो है वो कलेक्ट नहीं कर लेते। तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। इस वीडियो के लिए जो है वो इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके वो भी वॉच कर लिएगा, उससे आपको जो है वो अच्छी नॉलेज हो जाएगी सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ।
जब तक के तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।